नमस्कार बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो जी बच्चों, अपनी जो क्लास हुई थी लास्ट क्लास वो फिजियोलॉजी की चल रही थी, प्लांट फिजियो की, और प्लांट फिजियो में भी टॉपिक चल रहा था अपना कौन सा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उसकी अभिक्रियाओं के बारे में। और दो अभिक्रियाएं मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। एक तो कौन सी, चक्रीय। पहली तो वैसे अभिक्रियाओं की बात करें तो एक तो अप्रकाशिक और दूसरी प्रकाशिक। तो प्रकाशिक के दोनों प्रकार अपने हो गए, कौन कौन से बताओ प्यारे बच्चों, चक्रीय और अचक्रीय। दूसरी अब कौन सी आ जाएगी अपनी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। नेक्स्ट, अप्रकाशिक या इसको बोलते हैं डार्क या अंधकार, या फिर क्या कह दो, ब्लैक मैन अभिक्रिया। ये अपना टॉपिक अगला है, कौन सा, अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन का। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर लाइट की उपस्थिति होती है कि नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, अगली बात, कहाँ पे होती है ये अभिक्रिया, तो क्लोरोप्लास्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड तक की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ही है। क्लोरोप्लास्ट के कौन से भाग में, स्ट्रोमा भाग में, स्ट्रोमा भाग में। अब सुनो जी, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का रोल नहीं है। तो बताओ यहाँ क्या होगा फिर, मेन इंपॉर्टेंट क्या होना है, यहाँ होना है CO2 का स्थिरीकरण। क्या होना है, CO2 का स्थिरीकरण, मतलब CO2 का यौगिकीकरण। यौगिकीकरण मतलब नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, यहाँ बनते हैं कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन, यानी यहाँ बनते हैं जैविक उत्पाद, जैविक उत्पाद या भोजन निर्माण होता है। देखो जी बच्चों, पादपों में अपन ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये सरासर गलत है पूरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया भी होती है जो अंधकार में होती है, डार्क के समय होती है। तो उस अप्रकाशिक अभिक्रिया का मेन सबसे बड़ा रोल है कि यहाँ तो यौगिक बन रहे हैं, यौगिकों का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए इसको यौगिकीकरण बोलते हैं। फिक्सेशन होते हैं, मतलब कार्बन का यहाँ फिक्सेशन होता है, और कार्बन का फिक्सेशन होगा तो कार्बनिक पदार्थ बनेंगे। तो इस प्रकाशिक अभिक्रिया के जो पद हैं या प्रकार हैं वो तीन है, एक तो C3, दूसरा C4 और तीसरा है कैम साइकिल। ये पूरा होते ही आपकी ये यूनिट पूरी हो जाएगी बहुत अच्छे से, मस्ती से, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। कौन कौन से साइकिल, C3 चक्र, और कौन सा C4 चक्र, और कैम कैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल। ये आपके तीन चक्रों के थ्रू ये क्रिया पूरी होती है। तो अपन को इन तीन चक्रों के थ्रू अलग अलग पादपों में अलग अलग मेथड के थ्रू अपन को CO2 का यौगिकीकरण समझना है, पढ़ना है। एक बार उतार लो इसको थोड़ा सा हल्का सा। कुछ एक बच्चों ने कल व्हाट्सएप पे मेरे पास वो भेजे थे नोट्स वगैरह कि सर सही बन रहे हैं नहीं बन रहे। नहीं बेटा, बहुत अच्छे बना रहे हो और सही लिख रहे हो, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको ये से देख के कि आप बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। जो चीज़ें आप अदरवाइज आपके पास कोई बुक और ऐसी कोई मैटर हो तो उन चीज़ों को भी ऐड करते जाओ और लिखते जाओ। बहुत अच्छा है, शॉर्ट में लिखो लेकिन बहुत सिस्टमेटिक लिखा है। कुछ बच्चों के आए थे मेरे पास व्हाट्सएप पे, वो बहुत सही लिखा है। कुछ बच्चों की डाउट वगैरह, कुछ मिस्टेक्स वगैरह कई बार हुई है, कई बच्चों को नहीं आया समझ में, या यहाँ समझाने में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उनको मैं भी व्हाट्सएप के ऊपर भेज देता हूँ। तो आप उस हिसाब से सारे बच्चे सेटिस्फाई होंगे, बहुत अच्छे से रेगुलर अपनी तैयारी करते रहें। अब देखो, इसके बाद अपन शुरू करते हैं। उतार लिया आपने? चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब अपन शुरू करेंगे। सबसे पहला कौन सा? C3 चक्र। C3 चक्र
देखो जी प्यारे बच्चों, केल्विन और बेंसन और आप जैसे कुछ विद्वान साथी थे उनके, उन्होंने सबसे पहले क्लोरेला शैवाल, क्लोरेला शैवाल का मतलब कौन सा हो गया, स्वपोषी है कि नहीं है, ये स्वपोषी तो है। तो क्लोरेला शैवाल में रेडियो एक्टिव आइसोटोप तकनीक से खोज की थी। कौन सी तकनीक से? क्लोरेला शैवाल में रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो तकनीक है उसकी सहायता से सबसे पहले इस चक्र को खोजा गया था। किसने खोजा? केल्विन बेंसन, इसलिए इसको केल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं। कौन सा चक्र बोलते हैं? केल्विन बेंसन चक्र, इसी के नाम पर, इनके सम्मान पर। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खोजा किस में गया? खोजा किस में गया बताओ? क्लोरेला शैवाल में। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके, और ये आपके आईसीआर में आया हुआ है कि कौन सी तकनीक? रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक, रेडियो एक्टिव आइसोटोप तकनीक के द्वारा इसको सबसे पहले खोजा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ दिक्कत है, ये है कि मैं डीपली थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ा देता हूँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अपन सारे लेवल को लेके चल रहे हैं, नीट का, आईसीआर का, बीएचयू का, या अदरवाइज जो आपके बोर्ड स्टैंडर्ड की जो एग्ज़ाम है, या अदर यूनिवर्सिटी की जो बड़ी एग्ज़ाम है, उन सब के हिसाब से पूरा लेवल लेके मैं चल रहा हूँ। कोई नहीं, ज़्यादा नहीं तो अपने भाई 5-10 क्लास ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो कराएं वो पूरा सही ढंग से कराएं। फिर इसके बाद अपन प्लांट पैथोलॉजी है, एंटेमोलॉजी है, इकोलॉजी है, या टैक्सोनॉमी है, उनमें थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्या समझने वाली है, इसलिए थोड़ा सा इनको मैं धीरे धीरे आराम से, तसल्ली से और बिल्कुल सिस्टमेटिक करा रहा हूँ। आप इन चीज़ों को ये नहीं सोचें कि सर बहुत लंबी क्लासें हो रही है, धीरे हो रहा है। बेटा जब मैं ये ऐसे करवा रहा हूँ तो मैं खींच भी सकता हूँ, तेज भी करवा सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से रहे, अच्छे से रहे। अब सुनो जी, आगे की चर्चा अपन ये करें कि इस चक्र में सबसे पहला उत्पाद, फर्स्ट उत्पाद 3 कार्बन का क्या बनता है? 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। इसलिए इस चक्र का नाम अपन ने क्या रख दिया? C3 साइकिल। कौन सा साइकिल? C3 साइकिल। ठीक है। अब सुनो जी, अब सुनो, अब चक्र को सुन लो, और वहीं से पूरी थ्योरी को मैं आपको क्लियर कराऊंगा, और वहीं से अपन को सारी चीज़ें देखनी है। ध्यान दो जी। क्या ध्यान दे रहे हो बताओ? सबसे पहले पादपों में एक संग्रहित उत्पाद होता है RUBP, राइबुलोज 1,5 बाई या 20 भी आता है कई जगह, फास्फेट। अच्छा, ये बनता कैसे है? अपने पादपों में पेंटोस पत्त होता है एक श्वसन के दौरान, और उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ संग्रहित रह जाते हैं, और वही संग्रहित कार्बनिक पदार्थ आगे चल के भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन सा है संग्रहित? राइबुलोज 1,5 या 20 फास्फेट या डाई फास्फेट, वो पादपों में है, पहले से ही संग्रहित है। कौन सा? RUBP। शॉर्ट में पूछे तो ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ भी आता है, क्वेश्चनों की चर्चा बाद में, पहले चक्र को देख लो एक बार। पहला उत्पाद बनता है 3PGA, इसके बाद बनता है 1,3-डाई-PGA। क्या बना? 1,3-डाई-PGA। फिर बना 3PGAL। क्या बना? 3PGL। 3PGL के 10 अणु राइबुलोज मोनो फास्फेट,
राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, और राइबुलोज मोनोफॉस्फेट से राइबुलोज बाईफॉस्फेट। सुनो जी प्यारे बच्चों, अब अपन को इसको पूरा करना है। कैसे पूरा करना है कि सबसे पहले पादपों में संग्रहित पदार्थ मान लो, या जिन पादपों में C3 चक्र पाया जाता है उनको बोलते हैं C3 प्लांट, और C3 प्लांट का CO2 ग्राही है ये। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि C3 पादपों में CO2 ग्राही कौन होता है। तो कई बार तो शॉर्ट में RUBP आ जाता है और कई बार आ जाता है राइबुलोज 1 या बिस या डाई फॉस्फेट। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का कि ये बिस या डाई जो है ना वो कौन सा है, CO2 ग्राही है। मतलब सबसे पहले ये क्या करेगा, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करेगा, इसके कितने 6 अणु, और वायुमंडल से भी कितने 6 अणु ग्रहण करेगा। पादपों में अवशोषित कौन है, जल है, जल के भी कितने 6 अणु, ठीक है, जल के भी कितने हो गए 6 अणु हो गए। सबसे पहले CO2 ग्राही कौन था, RUBP, कितने अणु ग्रहण करें, 6 अणु ग्रहण करें, किसके, CO2 के और जल के। इस क्रिया को देखो कार्बन जुड़ रही है, इसलिए इस क्रिया को कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण। कार्बन का जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण, कार्बन का हटना डीकार्बोक्सिलीकरण। यहाँ क्या जुड़ रही है, कार्बन अटैच हो रही है, जुड़ रही है, वायुमंडल से ग्रहण की जा रही है। तो इस क्रिया को पहली स्टेप को अपन ने क्या कह दिया, कार्बोक्सिलीकरण। क्लियर हो गई आपकी बातें सारी समझ में आ गई। तो यहाँ एंजाइम होता है ना RUBP, रूबिस्को एसिड, रूबिस्को RUSCO रूबिस्को। यहां एंजाइम कौन सा चाहिए, रूबिस्को, रूबिस्को। तो ये ऐसे भी डायरेक्ट आ जाता है कई बार कि C3 साइकिल में कार्बोक्सिलीकरण क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को। और सीधा पूछे तो आप ऐसे भी ध्यान रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि C3 चक्र के अंदर आवश्यक एंजाइम कौन सा है, बताओ कौन सा है, रूबिस्को। रूबिस्को बोले तो राइबुलोज 1 कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज, जो कार्बन को जोड़ रहा है, RUBP कार्बोक्सिलेज। और भी नाम है इसका, RUBP कार्बोक्सिलेज। ये आपका एंजाइम सबसे पहले यहां जुड़ा, जुड़ने पर ये एंजाइम इस अभिक्रिया को प्रेरित करवाता है, और प्रेरित करवाकर CO2 के और जल के अणुओं को ग्रहण करके पहला उत्पाद क्या बना लेता है, 3PGA। कितने अणु, 12 अणु। इसलिए इस चक्र का नाम अपन ने C3 कह दिया। अब यहां होगा फॉस्फोरिलीकरण, रिलीकरण, और फॉस्फोरिलीकरण में ऊर्जा का यूज होगा। मतलब ATP किस में टूट जाएगी, फॉस्फोरिलीकरण में। ध्यान रखना, जिधर डाई अणु बनते हैं, छोटे अणु बनते हैं, वहां तो ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी, और बड़े अणु बनते हैं ना, वहां ऊर्जा क्या होगी, निर्माण होगी। तो यहाँ ATP से क्या बन रहा, ADP, मतलब ऊर्जा का क्या हुआ, यूज आया, फॉस्फोरिलीकरण हुआ। फॉस्फोरिलीकरण के बाद अगली स्टेप जो यहां आती है आपकी, वो है अपचयन। क्या है, अपचयन। यहां भी ऊर्जा यूज में आएगी, NAD+, किससे, NADPH2। एरो का ध्यान रखना, एरो इधर आ रहा है, वो वाली है मेन चीज। अब यहां क्या बने, 12 अणु किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के। इनमें से 2 अणु, इंपॉर्टेंट चीज, इनमें से 2 अणु ग्लाइकोसाइटिक चक्र में जाते हैं। किस में जाएंगे, ग्लाइकोसाइटिक चक्र में। किसके, 3PGL के 2 अणु, और चक्र में जाकर स्टार्च से शर्करा और शर्करा से स्टार्च। मतलब ये क्या है, आपके कार्बनिक पदार्थ। यहाँ पर CO2 का स्थिरीकरण हो गया, कार्बनिक पदार्थ बन गए। मतलब 2 अणु जो गए थे ग्लाइकोसाइटिक चक्र में, उन दोनों अणुओं से क्या बनी,
क्या बनी, शर्करा या स्टार्च बना, अर्थात कार्बनिक पदार्थों का क्या हो गया, उत्पादन हो गया। किससे, ग्लाइकोसाइटिक चक्र में। तो ये ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइटिक चक्र क्या है, जिसमें भोजन निर्माण होता है या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है या फिर शर्करा का उत्पादन होता है। मतलब पादपों के लिए यहाँ पर जैविक उत्पाद क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइटिक चक्र। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। इसके बाद 2 अणु तो उधर पूरे हो गए, बचे कितने, 10 अणु। ये 10 अणु मैंने यहाँ लिख दिया आपके। ये 10 अणु क्या बनाते हैं, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। और राइबुलोज मोनोफॉस्फेट का होता है वही फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फोरिलीकरण। और फॉस्फोरिलीकरण के दौरान वही एडीपी यूज में आती है और आपके पास क्या बन जाता है, राइबुलोज 1,5-फास्फेट। मतलब फास्फेट का डाई अणु यहाँ पर निर्मित हो जाएगा। ये था प्यारे बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो फटाफट, फिर इसके बाद अपन इसको आगे देख लें। हाँ जी, हुआ याद? चलो कोई नहीं, नहीं हुआ तो अब वापस याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो, सुनो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला कि राइबुलोज 1,5-फास्फेट पादपों में क्या होता है, CO2 ग्राही, जो सबसे पहले क्या करेगा, वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करेगा, जल को ग्रहण करेगा और कार्बोक्सिलीकरण रुबिस्को की उपस्थिति में पहला उत्पाद क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, इसलिए इसको कहते हैं C3 साइकिल। कौन सा साइकिल बोलोगे, C3 साइकिल। जो ऊर्जा का उपयोग करते हुए फॉस्फोरिलीकरण क्रिया के द्वारा 1,3-डाई-PGA 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जो अपचेन से क्या बना लेता है, 3PGL 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, एल लगते ही एल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। उस एल्डिहाइड के 2 अणु कहाँ गए, ग्लाइकोसाइटिक चक्र में। ग्लाइकोलाइटिक चक्र में जब गए तो आपके पास क्या बन गए, कार्बनिक पदार्थ बन गए। मतलब CO2 का यूज किस में आ गया, कार्बनिक पदार्थों में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, CO2 का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण या यौगिकीकरण या भोजन निर्माण। ठीक है, और 10 अणु जो बच रहे थे ना, ये 10 अणु ये क्या करते हैं, मोनो बनाते हैं पहले, और मोनो से फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा क्या बन जाता है, वापस डाई बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, अपने स्टेप कौन कौन से हुए, पहला स्टेप कार्बोक्सिलीकरण, वहाँ तो 3PGA बना। दूसरा स्टेप फॉस्फोरिलीकरण, वहाँ पे क्या बना, डाई बना। और तीसरा स्टेप कौन सा, अपचेन, वहाँ पर क्या बना, एल्डिहाइड। और फिर चौथा स्टेप RUBP की क्या, पुनः प्राप्ति, RUBP की पुनः प्राप्ति। RUBP की पुनः प्राप्ति किससे, 10 अणु से, मोनोफॉस्फेट से। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ, ले लिया। चक्र याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो 4 चीज़ याद रख लेना। सबसे पहली तो इस
चक्र की खोज क्लोरेला शैवाल में रेडियो ट्रेसर तकनीक से केल्विन बेंसन ने। दूसरी चीज़, इस चक्र के लिए पहला ग्राही उत्पाद RUBP। तीसरी चीज़, इस चक्र के लिए आवश्यक एंजाइम रूबिस्को। अगली चीज़, इस चक्र का पहला उत्पाद, बनने वाला पहला उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। और कौन से चक्र के दौरान शर्करा बनती है? ग्लाइकोलाइटिक। ये 4-5 चीज़ आपको याद रखनी है और ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। आज तक जो क्वेश्चन आया है वो इन्हीं चीज़ों में से आपका आया है। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। दूसरा साइकिल कौन सा अपना? सेकंड वाला कौन सा? C4। C4 की चर्चा अपन को करनी है अब। ठीक है, और C4 की बातें जो करेंगे अपन, C4 की जो चीज़ें सीखेंगे वो ऐसे हैं, क्योंकि C4 क्या होता है, एक थोड़ा सा इसके बजाय, मतलब इनके बजाय थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? देखो, सबसे पहले तो दो वैज्ञानिक ध्यान रखने हैं, कैप्रीलॉ और कॉटचॉक। कैप्रीलॉ और कॉटचॉक। इस चक्र की खोज का श्रेय तो जाता है हैचस्लैक खोज। देखने वाले कैप्रीलॉ किस पे? मक्का पे। और गन्ना पे अध्ययन किसने किया? किसने किया बताओ? गन्ना पर किसने? कॉटचॉक ने। कॉटचॉक ये नाम इसके अंदर आता है। ठीक है जी। इस चक्र के दौरान भी आपको पता है CO2 का यौगिकीकरण होता है। यौगिकीकरण यानी कार्बनिक उत्पाद। और कार्बनिक उत्पाद में 4 कार्बन का बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इस चक्र को कहते हैं C4 साइकिल। और C4 साइकिल जिनमें होता है उनको कहते हैं C4 प्लांट। कौन से बोलते हैं? C4 प्लांट। इस चक्र के दौरान 4 कार्बन का पहला उत्पाद कौन सा बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको कहते हैं कौन सा? C4 चक्र। और C4 चक्र जिनमें होता है उनको कहते हैं C4 प्लांट। अब C4 प्लांट की कुछ चीज़ें अपन को पढ़नी है कि C4 प्लांट के अंदर 2 कोशिकाओं में होता ही है, बाद में चर्चा करेंगे अपन कोशिकाओं में, दोनों की यहाँ बनाएंगे। C4 प्लांट की एक विशेषता होती है, इनमें होती है क्रेन्ज एनाटोमी। और क्रेन्ज एनाटोमी का प्यारे बच्चों समझो क्या होता है। पादपों में जाइलम और फ्लोएम उत्तक पढ़ाएंगे आपको, उत्तक, जाइलम और फ्लोएम, और बीच में होता है कैम्बियम। ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन बंडल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल, परिवहन के लिए। चर्चा अपन बाद में करेंगे खैर इनकी। इसी संवहन बंडल के चारों ओर पूल आच्छद कोशिकाएं। कौन सी? बंडल शीत या पूल आच्छद। पूल आच्छद कोशिकाएं किसके रूप में रहती है? माला के रूप में। और इस माला को कहते हैं क्रेंज। और क्रेंज की उपस्थिति कहलाती है क्रेंज शारीरिकी या क्रेंज एनाटॉमी। और क्रेंज एनाटॉमी किसका मुख्य लक्षण है? C4 प्लांट का। ध्यान दो बच्चों, ध्यान क्या दोगे कि सबसे पहली चीज़ तो ये चक्र कौन से में होता है? C4 प्लांट में। अब C4 प्लांट क्यों? क्योंकि पहला उत्पाद क्या बन रहा है यहाँ? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, इसलिए 4 कार्बन वाले क्या कहलाते हैं?
C4 साइकिल, और C4 साइकिल युक्त पादप क्या कहलाएंगे? C4 प्लांट। C4 प्लांट के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो कौन कौन सी प्यारे बच्चों बताओ देखिए? एक तो होती है कौन सी? मीजोफिल, दूसरी होती है बंडल शीथ। बंडल शीथ। मीजोफिल को कहते हैं पर्ण मध्योतक और इनको कहते हैं पूल आच्छद। इनकी चर्चा अपन एनाटॉमी में कर लेंगे सबकी। इन दोनों कोशिकाओं के अंदर ये साइकिल पूरा होता है, कंप्लीट होता है, मतलब यहाँ पर ये आपका चक्र पूरा होगा। ठीक है, तो इसकी क्रेन्स एनाटॉमी के इसकी कोशिकाओं के साथ साथ इसमें उपस्थिति किसकी होती है? क्रेन्स एनाटॉमी की भी होती है। क्रेन्स एनाटॉमी क्या है कि 7 बंडल के चारों ओर पूल आच्छद कोशिकाएं माला के रूप में होती है। और माला का नाम क्या दे दिया? लैटिन वर्ड क्या है इसका? क्रेंज। और क्रेंज किन में होती है? C4 में, जैसे मक्का, गन्ना, अमेरेंथस, चिनोपोडियम। ये जो प्लांट हैं उनको बोलते हैं C4 प्लांट या क्रेंज एनाटॉमी वाले प्लांट, जिनके अंदर C4 चक्र पाया जाता है। और ये C4 प्लांट कहाँ होते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो भी हैं ये सारे कौन से पाए जाते हैं? C4 प्लांट, क्योंकि इसके लिए तापमान की आवश्यकता ज़्यादा होती है। चर्चा करेंगे अपन दोनों के अंतरों में अभी आगे। तो देखो कहाँ से शुरू होता है ये चक्र? सबसे पहले वो ही ग्राही आएगा, और ग्राही होता है इसमें PEP, फॉस्फो इनोल पायरुवेट। कौन है ग्राही? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का वही कार्बोक्सिलीकरण होगा। कार्बोक्सिलीकरण बहुत गजब के टॉपिक हैं ये, और पढ़ने में आनंद ही कुछ और है इन टॉपिकों का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है वो कभी गलत नहीं होता यदि आपने समझ लिया बहुत अच्छे से ढंग से। घास काटनी है तो क्या मतलब है फिर? ऐसे तो तेज पढ़ाना है, इकोलॉजी को पढ़ा दूंगा, टैक्सोनॉमी को पढ़ा दूंगा, प्लांट पैथोलॉजी जो आपकी है, एंटेमोलॉजी जो आपकी है, वो सारी है। मुझे पता है कहाँ कहाँ अपन को तेज चलना है, कहाँ धीमा चलना है, कहाँ कैसे चलना है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दें, आप तो केवल जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दें। क्या बना? 4OAA, 4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसने क्या किया? वायुमंडल से CO2 ले ली और जल अवशोषित था ही पहले से, और एंजाइम होता है PEPO। पेप्को। कौन सा एंजाइम है यहाँ? पेप्को। चलो बाद में लिख देंगे। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इससे बना मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से मुक्त हुआ मैलेट। मैलेट ट्रांसफर हो गया अब यहाँ से, और इसका हुआ डी कार्बोक्सिलीकरण। क्या हुआ? डी कार्बोक्सिलीकरण। क्या बना? पायरुवेट। पायरुवेट वापस आ गया, और वापस आकर क्या बना लेता है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। प्यारे बच्चों ध्यान दो रहे, सबसे पहले यहाँ अपचयन हुआ, कार्बोक्सीकरण हो गया। चलो एंजाइम कौन सा यहाँ? PEPO, पेप्को या पेप कार्बोक्सीलेस। अपचयन, अपचयन NADPH2 से। ठीक है, NADPH2 NADP से। ठीक है, इसके बाद मैलेट ट्रांसफर होकर किस में आ गया? यहाँ डी कार्बोक्सिलीकरण, और डी कार्बोक्सिलीकरण के दौरान बनी NADPH2 ऊर्जा निर्माण। ऊर्जा ज़्यादा बनती है इसमें, किससे? NAD+ से। क्या निकली? डी का मतलब कार्बोक्सिलीकरण का मतलब कार्बन का जुड़ना, डी का मतलब
बाहर निकलना, यहाँ निकली CO2 और CO2 यहाँ से कौन से चक्र में चली गई, C3 में, और C3 में जाकर क्या बनाती है, शर्करा बनाती है। C3 में जाकर क्या बनाएगी, शर्करा। देखो यहाँ ये इस चक्र के दौरान निकलने वाली CO2 किस में गई, C3 में, बच गया पायरुवेट, और बचने वाला पायरुवेट फॉस्फोरिलीकरण द्वारा ऊर्जा का उपयोग करते हुए, उपयोग करेगा तो ADP प्लस किससे, ATP से, उपयोग करते हुए क्या बना लेता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लेता है। दोबारा समझो प्यारे बच्चों, इस चक्र में सबसे पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट CO2 ग्राही है, ये क्या है, CO2 ग्राही, जो कार्बोक्सिलीकरण क्रिया द्वारा पेप्को या पेप कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में क्या बना लेता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये फर्स्ट उत्पाद हो गया, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, इसलिए इसको C4 साइकिल कह दिया। क्या कह दिया, C4 साइकिल। उससे क्या बना, मेलिक एसिड बना। मेलिक एसिड से मुक्त होने वाला मेलेट किस में आ गया, मीजोफिल से बंडल शीत में आ गया, और उसके डी कार्बोक्सीकरण से निकलने वाली CO2 किस में जाएगी, C3 में जाएगी, और C3 से जाएगी तो कार्बनिक पदार्थ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, CO2 का यौगिकीकरण होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसके बाद क्या बना, पायरुवेट। पायरुवेट कहाँ पे आ जाएगा, वापस मीजोफिल में, और मीजोफिल में आकर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लेता है। ठीक है जी, उतारो एक बार। हाँ जी, उतार लिया बच्चों। देखो जी, यहाँ भी आपको वही 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले खोज वगैरह तो खैर पूछी नहीं जाती, बायोलॉजी में वैज्ञानिक वही आते हैं जो कई बार NCERT वगैरह से, या जो फेमस हैं 2-3 जगह जिनका नाम आ रहा है, वो वैज्ञानिक आपके पूछे जाते हैं। सन कोई नहीं आता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कन्फ्यूज़ है। अब देखो, सबसे पहले खोज और देखने वाले कैप्रिलो, मक्का में देखने वाले कॉर्चो, गन्ना में, और हैच और स्लेक ने इसको खोजा, CO2 का यौगिकीकरण। पहला उत्पाद कौन सा, 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्वेश्चन ध्यान रखना, 4 कार्बन का है, इसलिए जिन पादपों में होता है उनको कौन से बोलते हैं, C4 पादप। और C4 पादपों के एग्जाम्पल आपको जो भी मिले एग्रीकल्चर वगैरह में, जहाँ भी जैसा और मिले, और 2, 4, 5 और लिख लेना इसके अंदर, ठीक है। इन पादपों के अंदर 7 बंडल क्या होते हैं, पूल आच्छादित कोशिकाओं से घिरे होते हैं। उस स्थिति को क्या बोलते हैं, क्रेंज। और क्रेंज जिनमें होती है वो क्रेंज एनाटोमी। इसके अंदर पहला ग्राही उत्पाद कौन सा बताओ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कार्बोक्सिलीकरण के कारण पहला उत्पाद बना कौन सा, 4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और फिर अपचयन के द्वारा मेलेट के डी कार्बोक्सीकरण से CO2 निकली, CO2 से निकलने के बाद क्या बना, पायरुवेट, और पायरुवेट ने फॉस्फोइनोल पायरुवेट वापस बना लिया। अब सुनो, देखो जी प्यारे बच्चों, इन दोनों चक्रों की बात करें अपन, तो इन चक्रों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा एक तो स्थिति ध्यान रखना, ठीक है। पहला उत्पाद C3 में ग्राही देख लो पहले, ग्राही C3 में ग्राही कौन होता है, RUPP। C4 में ग्राही कौन होता है, PEP।
पहला उत्पाद उसमें कौन सा बनता है 3PGA, और इसमें कौन सा बनता है 4AA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसमें एंजाइम कौन सा होता है रुबिस्को, और इसमें एंजाइम कौन सा होता है पेप्को। वो कौन सी कोशिकाओं में, मीजोफिल कोशिकाओं में, ठीक है। बंडल शीथ कोशिकाओं का एंजाइम ज़्यादा होता है लेकिन मिलता वो इसमें है, ठीक है। इसके बाद CO2 का यौगिकीकरण, उसमें मीजोफिल में, इसमें बंडल शीथ और मीजोफिल दोनों में। उसमें CO2 का स्थिरीकरण क्या होगा ज़्यादा, इसमें कम, वो कम तापमान पर होता है और ये ज़्यादा तापमान पर। उत्पादकता किसमें होती है, इसमें ज़्यादा होती है, C4 की ज़्यादा होती है हमेशा, C3 की क्या होती है कम। C3 में प्रकाश श्वसन होता है, अभी चर्चा करेंगे अपन, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन पाया जाता है। C4 में प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता। कुछ इनके अंतर थे जो आपको नहीं समझ में आए, वो इसके थ्रू आपने देख लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अपन अगली चर्चा जो करेंगे वो करेंगे केम साइकिल की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, देखो रे बच्चों, कौन सा साइकिल है, केम साइकिल। क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, क्रेसुलेशियन कुल में खोज, ठीक है। क्रेसुलेशियन कुल में खोज, इसलिए इसको बोलते हैं केम। केम कुछ नहीं है, केम एज ए C4 ही है, C4 जैसा ही है, परंतु किन में होता है ये, जिनमें रंध्र रात को खुलते हैं, और रात को खुलने वालों का मैंने वाष्पोत्सर्जन वाले में बताया था, उनको बोलते हैं स्कोटो एक्टिव तिमिर रंध्र। और तिमिर रंध्र के एग्जाम्पल याद रखो, ईडियो कैक्टस, एगेव, क्रेसुला, पाइनएप्पल। इनके अंदर रंध्र रात को खुलते हैं, और रात को क्यों खुलते हैं, जल हानि को रोकने के लिए, हानि को रोकने के लिए। तो देखो एक क्वेश्चन आपका 2 साल पहले आया था, ये ऐसे आया था कि निम्न में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो केम चक्र और C4 चक्र दोनों में काम करता है। तो इस चक्र के लिए एंजाइम कौन सा, वही पेप्को, PEPO। अरे भाई अंतर वही है, वही मैलिक एसिड बनेगा, वही ग्राही होगा, वही एंजाइम होगा। अंतर बस इतना है कि वो दिन में होता है, ये कब होगा, रात को, क्योंकि इनमें गैसों का विनिमय कब होगा, रात को, क्योंकि रंध्र ही कब खुलते हैं, इसमें रात को खुलते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कौन कौन से पादप, ईडियो कैक्टस हो गया, एगे हो गया, केसुला हो गया, गंवारपाठा, एलोवेरा, ऐसे जो पादप होते हैं उनके अंदर कौन सा चक्र पाया जाता है, केम चक्र पाया जाता है, केम साइकिल होता है। तिमिर रंध्रों वाले में या स्कोटो एक्टिव वाले में एंजाइम ध्यान रख लेना। और इसमें क्या होती है, मैलिक एसिड से मुक्त CO2 कार्बनिक पदार्थ निर्माण करती है, पदार्थ निर्माण मतलब कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेगी, वही CO2 बनेगी सेम ही। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, वो कौन सा, प्रकाश श्वसन।
प्रकाश श्वसन, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, क्लासों में भी मैं बात करता हूँ कि साहब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन कौन सा कहलाता है? प्रकाश श्वसन। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखो इस शब्द का यूज, शब्द कॉट को अध्ययन किसने? डेकर्टियो। दो वैज्ञानिक है, डेकर्टियो, इन्होंने किया सबसे पहले इसका अध्ययन। देखो एक वैज्ञानिक है जिनका स्टेटमेंट ध्यान रखना, बारबर्ग और ओरेगन, दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ये कहा कि सबसे पहली बात तो ये चक्र होता किस, ये क्रिया होती किस में है? C3 पादपों में। CO2 कम, O2 ज़्यादा, ताप प्रकाश ये भी ज़्यादा। तो ध्यान रखना, पहली कंडीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट। C3 पादपों में यदि CO2 की सांद्रता कम हो जाती है और ऑक्सीजन और तापमान और प्रकाश की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, तब ये चक्र होगा। पहली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी CO2 की अधिक कम सांद्रता पर होता है। और कहाँ कहाँ हो सकता है ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगली लवक में हो सकता है, और एक साइटोलॉजी में परऑक्सीसोम होते हैं, बताएंगे अपन साइटोलॉजी जब चालू करेंगे। तो ये परऑक्सीसोम होते हैं, उनके अंदर ये होता है। ठीक है, तो 2-3 स्टेटमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए कि प्रकाश श्वसन क्या है, ये तो चर्चा अपन को करनी है। पहले ये कब होता है? CO2 की सांद्रता जब कम हो जाती है, ऑक्सीजन और तापमान की सांद्रता क्या हो जाती है? ज़्यादा। कौन कौन से कोशिकांगों में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और परऑक्सीसोम। बारबर्ग और इनका स्टेटमेंट क्या है कि O2 और CO2 RUB रूबिस्को के लिए प्रतिस्पर्धी है। प्रतिस्पर्धी कैसे? कि दोनों इसके साथ क्या होती है? जुड़ना चाहती है। तो देखो, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी इसके साथ, ऑक्सीजन जुड़ेगी तब तो करता है ये ऑक्सीलेज। कौन सा? RUBP ऑक्सीलेज। और जब CO2 जुड़ेगी तो RUBP कार्बोक्सिलेज। मतलब दोनों के साथ दोस्ती करने की सोचता ही है, दोनों को एक जैसा ही मानता है। बोले जो जिसका पलड़ा भारी उसके साथ अपना जुगाड़ सेट। जब ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होगी तब तो ऑक्सीलेज की भांति काम करने लग जाएगा। फ्लेक्सिबल है, जो से जो सामने वाला दिखता है उसके अनुसार ही उसकी दोस्ती। जब CO2 की सांद्रता ज़्यादा होगी तब कौन होगा? कार्बोक्सिलेज। अब मैंने कंडीशन आपको बता दी, प्रकाश श्वसन समझ में आ गया कि O2 की सांद्रता कम है तो ऑक्सीलेज की भांति काम नहीं करेगा। CO2 की सांद्रता कम है तो कार्बोक्सिलेज की भांति काम नहीं करेगा। और ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होगी? ज़्यादा होगी तो आपका RUBP किस में चेंज हो जाएगा? 3PGA में चेंज नहीं होगा, वो चेंज होगा फॉस्फो गिल्सरेट या फॉस्फो ग्लाइकोलिक एसिड। किस में चेंज होगा? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। 3PGA का निर्माण न होकर फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है। और ये कितने कार्बन का होता है प्यारे बच्चों? 2 कार्बन का। इसलिए इस चक्र को कहते हैं C2 साइकिल। कौन सा साइकिल बोलते हैं? C2 साइकिल। और इससे 40% ऊर्जा में क्या आती है? कमी।
कमी आती है तो फोटोसिंथेसिस की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए मैंने अंतर में भी कहा था कि C3 में हमेशा ये चक्कर पाया जाता है, कौन से पादपों में, C3 में। इसलिए C3 में जैसे ताप बढ़ता है सांद्रता घट जाती है CO2 की, तो श्वसन, प्रकाश श्वसन हो जाता है, और प्रकाश श्वसन होते ही उनमें उत्पादकता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए C3 की उत्पादकता क्या होती है, कम होती है। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को दोबारा समझो। उधर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, C4 जैसा होता है, वही एंजाइम चाहिए, और लेकिन स्कोटो एक्टिव वाले में, और स्कोटो एक्टिव वाले के ये एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ एक बता दिए। ठीक है, इधर प्रकाश श्वसन क्या है, पादपों में होता है ये प्रकाश श्वसन, और पादपों में कब होता है, जब CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है, कम, और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है, तापमान ज़्यादा होता है, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा। उस समय माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, लवक में हो सकता है, पेरोक्सीसोम में हो सकता है। इस शब्द का यूज गॉटकोव ने किया, अध्ययन पूरा डेकर और डियो ने किया, और बारबर्ग ने इस चीज़ को सबसे पहले सिद्ध किया कि पादपों के अंदर रूबीस्को जो एंजाइम होता है, उस रूबीस्को एंजाइम के लिए CO2 और O2 दोनों ही प्रतिस्पर्धा करती है उसके साथ जुड़ने के लिए। जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है वो उसके साथ जुड़ जाती है। जैसे ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो ऑक्सीलेज की भांति काम करेगा, कार्बन की या कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होगी तो कार्बोक्सिलेज की भांति काम करेगा। अब अपन कंडीशन इसके ऊपर आ रहे हैं, तो पादपों में होने वाली वह क्रिया जिसमें O2 की अधिक सांद्रता पर रूबीस्को एंजाइम ऑक्सीलेज की भांति कार्य करता है, जिससे RUPP 3-PGA का निर्माण न करके क्या करता है, फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण करता है, ग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण करता है। यही प्रकाश श्वसन है। ग्लाइकोलिक एसिड का बनना ही प्रकाश श्वसन, जो कितने कार्बन का, 2 का। इसलिए इस चक्कर को कहते हैं C2 साइकिल। और ऊर्जा में कितनी कमी आ रही है, यहाँ 40% ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है, कमी। और जब ये कमी होगी तो आपको पता है कमी होते ही आपकी उत्पादकता या प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, घट जाती है। ये था जी प्यारे बच्चों, उतारो। ये 2 टॉपिक अलग अलग हैं भाई, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। ये ऐसे अलग अलग, ऐसे। इधर वाला तो कौन सा है, केम साइकिल, और इधर वाला कौन सा है, प्रकाश श्वसन। देख लो, ऐसे देख लो, इनको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, मिटा दूं, चलो आगे चलो। आपके इस चैप्टर का प्रकाश संश्लेषण का लास्ट टॉपिक अपन को करवाना है। अब देखो जी, बहुत इजी सी चीज़ें थी, थोड़ा सा टेक्निकल वाली चीज़ें थी समझने वाली। अब आपको कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद रखनी है। इजी सा है। क्या है, कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। पहले 2 नियम पढ़ लो, वो नियम पढ़ते ही अपना काम हो जाएगा। एक तो प्रधान या कार्डियल बिंदु नियम, और दूसरा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सीमाकारी कारकों की सांद्रता का नियम।
दो नियम हैं इनको समझने के लिए। कौन कौन से? एक तो प्रधान बिंदु या कार्डियल बिंदु नियम, और दूसरा कौन सा है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये तो दिया जूलियस सैच ने, और ये दिया ब्लैक मैन। दोनों ही है, थोड़ी सी लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है, नियम सेम है दोनों। प्रधान बिंदु कितने? 3 बिंदु। निम्नतम, अनुकूलतम और अधिकतम। कितने बिंदु? 3 बिंदु दिए इन्होंने कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया 3 बिंदुओं के ऊपर निर्भर करती है। तीनों बिंदुओं में न्यूनतम, अनुकूलतम और अधिकतम। न्यूनतम पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? स्टार्ट होती है। अनुकूलतम पे प्रकाश संश्लेषण दर अधिकतम होती है, और अधिकतम पे प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है? घट जाती है। ये थे 3 बिंदु कि निम्न से निम्न सांद्रता जहाँ 0 पे होती है, कम से कम होती है, वहाँ से प्रकाश संश्लेषण दर की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। जब वो सांद्रता बीच की मिड की आ जाती है कि न कम न ज़्यादा, अनुकूल, तो उस समय प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है? अधिकतम। और अधिकतम सांद्रता बढ़ जाती है। ये सांद्रता है, ये सांद्रता है और ये है दर, ध्यान रखना। तो सांद्रता के निम्न बिंदु पर शुरू, सांद्रता के अनुकूल बिंदु पर अधिकतम, और सांद्रता के अधिकतम कारक कोई सा भी कारक हो उसकी सांद्रता भी पर चर्चा करेंगे अपन, उस पे प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमेल क्या कह रहा है? वही इसको लैंग्वेज में लिख दो कि कारकों की नियत सांद्रता पर प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है? अधिकतम। प्रकाश संश्लेषण दर क्या होगी? अधिकतम। और जैसे ही सांद्रता घटती और बढ़ती है, आपकी प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है? प्रभावित। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। एक कह रहा है कि 3 बिंदु होते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि 3 बिंदु कैसे वाले होने चाहिए? नियत सांद्रता वाले होने चाहिए। यदि ये सांद्रता बहुत ज़्यादा कम और अधिक हो गई तो आपको पता है संश्लेषण दर में क्या आती है? कमी या वृद्धि। अब देखो अब इसके कारक है 2, बाह्य कारक, और दूसरे कौन से हो गए? आंतरिक कारक। आंतरिक कारकों में रंध्रों की संख्या, पत्तियों की संरचना और संचित पदार्थ। ये तो कौन से हैं? आंतरिक कारक। रंध्रों की संख्या ज़्यादा तो प्रकाश संश्लेषण दर, फोटोसिंथेसिस रेट भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। पत्तियों के अंदर यदि आंतरिक संरचना में रंध्र अधिक है तो फोटोसिंथेसिस रेट भी क्या हो जाएगी? अधिक। और संचित पदार्थ ज़्यादा हैं तो आपकी प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि उनके अंदर तो पहले से ही पदार्थ भरे हैं। अब पदार्थ भरे हैं, कार्बनिक पदार्थ पहले से ही जमा है, तो कार्बनिक पदार्थ पहले ही जमा है तो उनके अंदर किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बाह्य कारकों में देखो, तापमान, CO2, O2, जल और क्लोरोफिल, ये कुछ कारक हैं बाह्य कारक में। तापमान, CO2, O2, जल और कौन सा? क्लोरोफिल। और यदि बात करें अपन एक छूट और भी करें तो प्रकाश कौन सा? नीले प्रकाश में सर्वाधिक और हरे में सबसे कम। देखो जी प्यारे बच्चों, तापमान, नियत तापमान, औसत तापमान होता है 20 से कितना? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। C3 के लिए देखो,
औसत तापमान अपन देखें तो औसत तो ये हो गया। अब C3 के लिए ये कितना हो सकता है, केवल 20 से कितना 25 या मैक्सिमम 30 तक, और C4 के लिए ये ऊपर तक जाता है। मतलब C4 पादप होते हैं ना, उनके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। वो कहाँ तक जा सकता है, 25 से 45 तक। मतलब सुनो, यदि तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी आसपास होगा तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाएगी, शुरू। 30 के आसपास आएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण दर क्या होगी, अधिकतम। और जैसे ही 30-35 से ऊपर जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। यही तो है, देखो ये रहा, निम्नतम बिंदु पर शुरू, अनुकूलतम बिंदु पर अधिकतम, और फिर अधिकतम बिंदु पर वापस डाउन। यही सेम स्थिति CO2 की। CO2 की कौन सी, 0.03% पर प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, शुरू। इस सांद्रता को मैं यदि डबल कर दूं तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, अधिकतम ज़्यादा हो जाएगी। और यदि अब 1% कर दें तो प्रकाश संश्लेषण दर आपकी क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब ये कारकों की सांद्रता के बिंदुओं के ऊपर निर्भर करती है। यदि आपकी सांद्रता नियत है, सांद्रता बराबर है, तो आपकी प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, ज़्यादा, और सांद्रता के कम होते ही प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी प्रकार जल ज़्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण दर भी क्या होगी, अधिक। क्लोरोफिल की मात्रा अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण दर भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और प्रकाश कौन से में, नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, ज़्यादा। नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, हमेशा ज़्यादा, और हरे में कम। और दोनों के बीच का मैंने बताया था PAR, स्टार्टिंग में बताया था मैंने PAR। मतलब PAR कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिव एक्टिव रेडिएशन। उसके अंदर आपकी प्रकाश संश्लेषण दर क्या होती है, अधिकतम होती है। मतलब उस अनुकूल के लिए प्रकाश का, या अनुकूलता के लिए, या उस दर के लिए प्रकाश का अनुकूल होना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें अपनी इसके अंदर हो गई। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, अपनी जो यूनिट का जो ये टॉपिक था वो था प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की टॉपिक वाली यूनिट के अंदर सबसे पहले अपन ने इसकी नॉर्मल परिभाषा, नॉर्मल हिस्ट्री और नॉर्मल इसकी प्रोसीजर को देखा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा कि ये क्रिया कौन से पादपों में, हरे पादपों में, और प्रकाश संश्लेषी जो शैवाल जीवाणु होते हैं उनमें होती है। कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है बताओ, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों चीज़ें अपन ने बताई। फिर अपन ने तीनों प्रकार के वर्णक पढ़े, क्लोरोफिल कौन सा, फाइकोब्लिन्स और कैरोटिनोइड। फिर इसके बाद में उस प्रकाश की प्रकृति देखी अपन ने तरंग दैर्ध्य के आधार पर, और फिर उसकी क्रियाविधि के 4 पद देखे, ठीक है। इन पदों के साथ साथ ही अपन ने बाद में अपन इसकी अभिक्रियाओं के ऊपर आ गए। और अभिक्रियाओं में आने से पहले अपन ने रेड ड्रॉप देखा, इमर्सन वर्गीकरण देखा, क्वांटा लब्धि देखी, क्वांटा आवश्यकता देखी, ठीक है। और फिर अभिक्रियाओं में 2 अभिक्रियाएँ देखी, कौन कौन सी, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश वाली ग्रेना भाग में, जिसमें ETS होता है, और फॉस्फोरिलीकरण। और फॉस्फोरिलीकरण 2 प्रकार का, चक्रीय और अचक्रीय। उसके प्रथम ग्राही का जल अपघटन, जल अपघटन कौन से में होता है बताओ, जल अपघटन कौन से में, सेकंड वाले में, अचक्रीय में। और अचक्रीय के लिए आवश्यक है, अचक्रीय के लिए जो आवश्यक जल अपघटन है उसके लिए आवश्यक जो तत्व होता है, उस तत्व में का नाम मैंने कल बताया था Mn, मैग्नीज, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्लस क्लोरीन की भी कुछ आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपनी उसमें चक्रीय में हुई। फिर अपन आए कौन से में, अप्रकाशिक में, डार्क रिएक्शन कहते हैं उसको। और डार्क रिएक्शन के कितने भाग हैं, 3। C3 प्रथम ग्राही कौन सा, RUBP। फिर प्रथम उत्पाद कौन सा, 3-PGA और रूबिस्को एंजाइम। C4 किस में, C4 प्लांट में, क्रेंज एनाटोमी युक्त वाले पादपों में कौन सा, PEP पेप्को एंजाइम, और पहला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। केम सेम C4 की तरह ही होता है, रात को होता है, स्कोटो एक्टिव वाले रंध्रों के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। फिर प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन कौन से में, C3 पादपों में, किसकी उपस्थिति में,
जब O2 की सांद्रता ज़्यादा होगी और CO2 की सांद्रता क्या होगी, कम, तापमान भी ज़्यादा होता है और प्रकाश भी ज़्यादा होता है, उस समय आपका रूबिस्को एंजाइम किसकी भांति कार्य करने लग जाता है, ऑक्सीलेज की भांति। ऑक्सीलेज की भांति कार्य करेगा तो फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा जो कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, इसलिए इसको कहते हैं C2 साइकिल। और इसके बाद इसके कारक और कारकों में अपन ने एक तो प्रधान कार्डियल बिंदु नियम देख लिया, वो तो जूलियस सेच का है जो निम्नतम और अनुकूलतम अधिकतम के आधार पर है। दूसरा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देख लिया ब्लैकमेल का, जो कारकों की नियत सांद्रता को बताता है। बाह्य कारकों में तापमान, नियत तापमान पर अधिकतम, C3 के ऊपर तापमान कम और C4 पर ज़्यादा। CO2 की नियत सांद्रता पर दर अधिकतम होती है। O2 की सांद्रता, ये बीच में रह गया एक, O2 की सांद्रता, O2 की सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा, तो आपकी प्रकाश संश्लेषण दर तो प्रकाश संश्लेषण दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम, रीज़न ध्यान रखना, प्रकाश श्वसन शुरू हो जाता है और प्रकाश श्वसन शुरू होते ही आपको पता है ऊर्जा के मान में क्या आती है, कमी। ऊर्जा के मान में कमी आते ही उत्पादकता की दर क्या हो जाती है, घट। जल पर्याप्त मिलेगा, पर्याप्त होगा, क्लोरोफिल अधिक होगा हरे पादपों में तो दर ज़्यादा होगी। प्रकाश 1%, 2% प्रकाश चाहिए और उनमें से नीला लाल सबसे ज़्यादा उपयुक्त, हरा कम, और उनमें अवशोषित जो विकिरण होती है उसको कहते हैं PR, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। और आंतरिक कारकों में रंध्रों की संख्या, पत्तों की संरचना और संचित पदार्थ, पहले ही कार्बनिक पदार्थ यदि भरे हैं तो उन कार्बनिक पदार्थों के भरे होने के कारण तो उसमें दर क्या हो जाती है, कम। तो अपने देखो टॉपिक, सबसे पहले अवशोषण की घटना, फिर दूसरा अवशोषण के तरीके और क्रियाविधि, फिर इसके बाद रसारोहण, फिर इसके बाद में कौन सा, वाष्पोसर्जन, फिर इसके बाद खनिज पोषण, फिर इसके बाद एंजाइम, और फिर इसके बाद में आपका प्रकाश संश्लेषण। मतलब आपकी फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर, 7 कैसे 8 चैप्टर क्या हो गए, पूरे हो गए। इन पूरे होने के बाद अपना अगला टॉपिक जो एक बच रहा है वो है श्वसन और फिर पादपों में वृद्धि और हार्मोन। ये दो अच्छे टॉपिक आपके हैं, उतार लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्लास में कल अपन देखेंगे श्वसन के बारे में। थैंक यू।